Good morning, students. Now I am announcing to discuss on the chapter government budget. This is the last topic of this chapter. Class 12 Commerce. अब इसमें आपने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट बजट क्या है. गवर्नमेंट बजट में receipts and expenditure of the government during a coming financial year is known as government budget. अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है कितने टाइप का है, क्या क्या इसमें मीजर्स हैं, सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे. इससे पहले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बजट किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है. ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियस वीडियो में. अब जो ये वीडियो है इसमें है गवर्नमेंट का बजट डेफिशिएंट. बजट डेफिशिएंट क्या होता है? कम होना, किसी चीज़ का डेफिशिएंसी मीन्स कम होना. तो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट का मीनिंग क्या है? बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. जितना टोटल खर्च हुआ है उसमें से टोटल रिसिप्ट माइनस हो जाएगा. टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट मीन्स टोटल रिसिप्ट में आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. इन दोनों को जो ऐड करते हैं तो टोटल रिसिप्ट हो जाता है, और इसको अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. तो इट मींस कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया वो कम आया है कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर. मींस खर्च ज़्यादा हुआ और आया जो है वो कम आया. तो इसको क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, और इसका टोटल जो इसका है उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट का मीनिंग क्या हुआ कि डेफिशिएंसी बजट में खर्चे ज़्यादा हैं और मींस इनकम जो है वो कम है फाइनेंशियल कमिंग ईयर की. तो वो क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट. अब बजट डेफिसिट में भी अलग अलग चीज़ें हैं. एक है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं हम. डेफिसिट तो इसमें क्या आता है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग है कि खाली इसमें रेवेन्यू की बात करेंगे हम, मींस कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं होगा. इसमें सिर्फ क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल इसमें इंक्लूड नहीं होगा. रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट. अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं. इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट जो है एक किस तरीके से होता है कि इसको हम किस तरीके से बचाया जा सकता है? अगर डेफिसिट है तो इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है? टू कट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री. दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. अगर हम इसको अब कम करते हैं तो इससे सोशल वेलफेयर पर भी इफेक्ट होगा. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है इसमें कट ऑफ होंगे. और क्या होगा? रेज फंड थ्रू बोरोइंग्स. या इसको कैसे बचाया जा सकता है कि रेज करें फंड, बोरो करें, ठीक है, बाहर से बोरो करें. रेज लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर इट्स क्रेडिट वर्थिंगनेस. नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. और गवर्नमेंट किसके लिए कंपेल्ड हो सकती है? डिसइन्वेस्टमेंट मींस हम अपने शेयर जो है वो बेचें. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं इसमें? आएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस में.
अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, हाउ टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट, मैनेज कैसे करेंगे इसको। मैनेज करने का जो इसका तरीका है वो क्या है, सबसे पहले है बोरोइंग्स। मैनेज इसको करेंगे, मैनेज टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले क्या है बोरोइंग्स, सबसे पहले क्या है इसमें बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मीन कि मैनेज करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट को क्या पहले चाहिए बोरोइंग्स। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बोरोइंग्स कहीं से भी हो सकती हैं, या तो जनरल पब्लिक से लें या आरबीआई से लिया जाए या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी पैसा लिया जाए जिससे कि इसको मैनेज किया जाए डेफिसिट को। दूसरा है इसमें है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में सेल ऑफ द शेयर इन अ पब्लिक कंपनी और शेयर इन द गवर्नमेंट इन द प्राइवेट कंपनी, कि जितना शेयर है गवर्नमेंट का पब्लिक कंपनीज में, पब्लिक कंपनी तो पूरी गवर्नमेंट की है बट उसमें जगह ज़्यादा शेयर है, या प्राइवेट कंपनी है जिसमें उसमें शेयर अगर बेच रहे हैं उसका अपना हिस्सा मीन्स उसमें से शेयर निकाल रहे हैं, मीन्स इन्वेस्टमेंट जो कर रखा था उसको क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो उससे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो दूसरी चीज जो है वो क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग से दूसरा क्या है डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड वन है इसमें कट इन एक्सपेंडिचर या कट इन एक्सपेंडिचर, या खर्चों में कटौती की जाए, जितने भी खर्चे हैं उसमें कट ऑफ किया जाए, जैसे कि सब्सिडीज जो दी जाती हैं सब्सिडीज को कम किया जाए, या बाकी जितने गवर्नमेंट के खर्चे हैं उन्हें लग रहा है कि इनके बिना काम चल रहा जाएगा तो उसको कट ऑफ कर दिया जाए, जिससे कि मैनेज कर दिया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज हो सकती है, अदरवाइज ये मैनेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका फिस्कल डेफिसिट। जो नेक्स्ट आता है इसमें क्या आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मींस क्या है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट टोटल डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट मींस इसमें जैसे ये बजट डेफिसिट है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स है, बट इसमें क्या है फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। इसमें बोरोइंग्स को छोड़ के जितना भी आएगा वो इसमें आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट में। Fiscal deficit shows estimated borrowing by the government to cope with the expenditure during the year। इससे किससे बचने के लिए during the year जितना भी है एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा होगा, रिसिप्ट्स कम होगी, रिसिप्ट्स जो होगी लेकिन बोरोइंग्स को छोड़ के होगी, अदर देन बोरोइंग्स जो हमने बोरो कर रखा है उसको छोड़ के, तो ये क्या कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक एस्टिमेट है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। एक फिस्कल डेफिसिट जो है इससे क्या पता चलता है कि कितनी गवर्नमेंट की बोरोइंग है, और ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। जितना फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा उतनी बोरोइंग होगी गवर्नमेंट की ज़्यादा होगी। ग्रेटर द फिस्कल डेफिसिट ग्रेटर द बोरोइंग, जितना फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा उतनी बोरोइंग्स भी ज़्यादा होगी। अब इसमें इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, अगर ये फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है बोरोइंग्स ज़्यादा होती हैं तो बोरोइंग्स कहाँ से ली जाएंगी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा। अगर ज़्यादा बोरो करेंगे पैसा ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा किससे आरबीआई से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो वो लिंक्ड किससे होता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा इकॉनमी में, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आरबीआई से पैसा ज़्यादा आएगा उससे क्या होगा इकॉनमी में सप्लाई पैसे की ज़्यादा होगी, पैसे की इकॉनमी जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। मीन्स एडी तो है ही है लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो है लोगों के पास पैसा ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, इकॉनमी में सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ेगा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा। और आरबीआई से जितना पैसा लिया उससे क्या होता है, मीन्स इसका शॉर्ट में अगर देखें तो जितना आरबीआई से पैसा लिया उससे क्या होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगी तो इसके क्या होगा इंक्रीज इन प्राइसेस, और उससे क्या होगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो टेक प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। दूसरा नेशनल डेट,
और दूसरी वजह क्या है, जितना फिस्कल डेफिसिट हाई होता है उसमें नेशनल डेब्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है, मीन उस पर जो लोन है वो बढ़ता चला जाएगा और इनकम जो है गवर्नमेंट की वो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पास्ट डेब्ट देने में और इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाएगा। जितनी इनकम हो रही गवर्नमेंट की वो उसमें चली जाएगी, मींस नेशनल डेब्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट अब विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। विशियस सर्कल कंडीशन का क्या आ जाएगी, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। विशियस सर्कल किस चीज का है, एंड लो जीडीपी ग्रोथ। जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, अब फंड गवर्नमेंट के पास कम बचेगा क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट पे करने में इन चीजों में ज्यादा पैसा चला जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है फंड नहीं बच पाएगा तो क्या होगा, अब क्राउडिंग आउट हो जाता है। क्राउडिंग आउट में जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना जो है स्टैब्लिश करे, गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं दे पाएगी एज अ लोन या बोरिंग के तौर पे, उसके पास पैसा नहीं आएगा, इस वजह से वो अपना जो है काम स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी हो जाती है। अगर इसी और दूसरी बड़ी चीज क्या है कि गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी जो गवर्नमेंट की शाख है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बोझ होता है, जितना ज़्यादा कर्ज होगा गवर्नमेंट में, जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट आता है, बोरिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, उतना ही गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो लो हो जाती है, क्योंकि वो उसमें ये होता है कि ये जो पैसा ये ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, ये पे ऑफ किन सोर्सेज से करेंगे, पे ऑफ जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इन वजह से क्या होता है कि ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो आ जाती है। तो फिस्कल डेफिसिट में जो हमने किया वो क्या क्या हमारा, एक तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा, महंगाई बढ़ेगी, दूसरा नेशनल डेब्ट हो जाएगा। नेशनल डेब्ट मींस जो है नेशनल में बहुत ज़्यादा होगा, नेशन की इनकम जो है वो कम हो जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या है, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इससे जीडीपी पे जो है वो कम आएगा, क्योंकि लो जीडीपी होगी और लो हाई फिस्कल डेफिसिट। जितनी जीडीपी लो होती चली जाएगी उतना फिस्कल डेफिसिट और बढ़ता चला जाएगा। ये इसका एक दिक्कत आती चली जाएगी, विशियस सर्कल में आ जाएगा। दूसरा था क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट में क्या हो जाता है कि इफेक्ट किस पे पड़ता है, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो गवर्नमेंट में उसमें चला जाता है, बोरोइंग्स चला जाता है, उसका पेमेंट में चला गया, पे ऑफ कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सारा पैसा ऐसे चलता रहता है, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए जो है वो इतना नहीं बच पाता। और लास्ट जो हमने इसमें किया था डिस्कस कि जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो क्या होती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, मीन्स उसमें बहुत बड़ा इरोजन होता है कि उसकी शाख जो गवर्नमेंट की गिर जाती है। तो ये हमने इसमें फिस्कल डेफिसिट और टोटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा। अब नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या, फिस्कल डेफिसिट जो हमने किया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल से, और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट अगर इसमें से फिस्कल डेफिसिट में से कम कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। मीन्स क्या है कि डेफिसिट सिमिलर टू दोज फिस्कल डेफिसिट, the only difference in primary deficit does not carry the load of interest payment on account of past loans। जितने भी past लोन है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम कर देते हैं, फिस्कल डेफिसिट इसका लोड कैरी नहीं करता। प्राइमरी डेफिसिट में जो है हमने ये किया, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल से बोरोइंग्स यहाँ पे लिख दिया, ये भी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम कम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमने डिस्कस किया कि बजट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, दूसरा फिस्कल डेफिसिट क्या है, और तीसरा जो है वो प्राइमरी डेफिसिट क्या है। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट, बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट। अब बैलेंस्ड बजट कौन सा होता है, जहां पे गवर्नमेंट रिसिप्ट जो है, बैलेंस बजट को हम अगर बोले बैलेंस बजट मींस गवर्नमेंट रिसिप्ट
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट क्या है? जहां पे गवर्नमेंट की जितने भी पैसा आ रहा है और जितने खर्चे हो रहे हैं वो क्या है? बराबर। तो इसमें इस मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या है? मीन्स इससे कोई वेस्टफुल खर्चा नहीं हो रहा, मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। और बैलेंस बजट क्या है? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहती है इसमें। तो ये क्या है? इसके मेरिट्स हैं कि ये जहाँ पे बैलेंस बजट होगा तो वहाँ पे एक तो खर्चे कम है, मीन्स वेस्टफुल खर्चा कुछ भी नहीं है, और दूसरा जो है वो स्टेबिलिटी जो है उसकी बनी रहती है। और कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है कि ये प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, क्योंकि जितना डेफिसिट बजट होगा तो उससे एडी जो है वो ज़्यादा होगा, एडी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा ये नहीं देता। बढ़ावा जो एम्प्लॉयमेंट को देता है वो कौन सा देता है? डेफिसिट बजट। जैसे 1930s में आया था, ग्रेट रिसेशन हुआ 1930s में अमेरिका में, तो उससे कई जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि ये जो है ये इकोनॉमी में बूम करने के लिए ये बजट जो है ये कारगर नहीं है। तो जो अच्छा बजट है वो कौन सा है? डेफिसिट बजट के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया। अब इसमें क्या है? ग्रोथ लेस डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं उनको किक स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें दूसरा बजट चाहिए, जो जिसे कि डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो ये बजट उसके लिए कारगर नहीं होता। तो बैलेंस बजट जो है ये क्या इक्वल रहता है, इसमें मीन्स ग्रोथ होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहते हैं। दूसरा है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट मीन्स क्या है? इसमें दो बजट है, एक सरप्लस बजट है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट रिसीव्स जो है मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स जो इसकी रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम है। मीन्स इनकम ज़्यादा आ रही है और खर्चे जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन ये जो है डिजायर्ड कब होता है? ये जब इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन जब महंगाई हो तब ये बजट जो है वो कारगर है। लेकिन जब पता चल रहा है तो ये कारगर नहीं है। ये बजट उसी समय सही रहेगा जब कौन सा होगा? जब होगा महंगाई चल रही होगी। महंगाई होगी तो उसमें जो है सरप्लस बजट इन्फ्लेशनरी गैप लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी, और एडी क्या करता है? लोअर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो आती है सरप्लस बजट में, मीन्स ये किसके लिए? जब इन्फ्लेशन होगा तब ये बजट जो है वो कारगर हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। और डीमेरिट्स क्या क्या है इसके? कि जितना सरप्लस बजट होगा ये क्या करता है? एडी को कम करता है, मीन्स एग्रीगेट डिमांड जो है इससे कम होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? डिप्रेशन वाली कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा ये जो बजट है ये कारगर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड जो है सरप्लस के बाद क्या है? डेफिसिट। जैसे इससे पीछे हमने डेफिसिट किया था तो ये क्या है? लास्ट जो है क्या है? डेफिसिट बजट। ये किसका पार्ट है? अनबैलेंस का। तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट रिसीप्ट जो है वो कम है लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट रिसीप्ट जो है वो कम है। मीन्स अब ये क्या मॉडर्न इकोनॉमिक्स जितने भी हैं वो किस पे स्ट्रेस देते हैं? डेफिसिट बजट पे, क्योंकि डेफिसिट बजट किसको बूस्ट अप करता है? एडी को, एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड उससे बढ़ती है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे सारी चीज़ों पे ही फर्क पड़ता है। मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सारी चीज़ें इससे आती हैं। बट डेफिसिट बजट जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो उस समय ये कारगर नहीं रहता डेफिसिट बजट, क्योंकि पहले से इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, अब फिर से और इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे डेफिसिट बजट क्या है? ये डिप्रेशन की कंडीशन में, जब डिप्रेशन हो रहा है, रिसेशन है, उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा साबित होता है, जिससे कि ये बूम कर देता है उसको। और जितना भी हमारा कम है, मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो वो क्या इसका
कंडीशन में चला जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चला जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जितना भी वे ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको करते क्या है, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उससे वो भी बढ़ा जाता है, डेफिसिट बजट है तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। और इस दूसरी चीज क्या है कि इस बजट में इसको इंड्यूस किया जाता है ज़्यादा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो जहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा वहाँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है इसमें आ जाती है। तो ये सारा इसमें आएगा डेफिसिट बजट में कि गवर्नमेंट रिसीव्स जो है अगर कम है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसकी भरपाई करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या है कि बोरो करेगी पैसा, किस से करेगी, फ्रॉम द पब्लिक करेगी, फ्रॉम आरबीआई करेगी या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेगी। तो जो पैसा आएगा वो इकॉनमी में जाएगा, इकॉनमी में जाएगा, इकॉनमी में पैसा बढ़ेगा तो उससे डिमांड जो है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा, सारी चीज़ों को जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ेगा। लेकिन इसका जो डिमेरिट्स मैंने बताया गया कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये अच्छा नहीं रहता है डेफिसिट बजट जो है। जब महंगाई ज़्यादा है तो उस समय ये क्या करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो एडी है, एडी पहले से ही ज़्यादा एएस से, ठीक है, तो एएस जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो एएस जब ज़्यादा है तो उसमें क्या करते हैं कि अगर और इसको हम डेफिसिट बजट कर देंगे तो एडी और एएस में और जो है गैप जो है वो बढ़ जाएगा, जो डिफरेंसेस जो हैं और बढ़ जाएंगे। इस वजह से क्या है जो ड्यू टू इन्फ्लेशन के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वैसे अगर बूस्टअप करने के डिप्रेशन के टाइम, रिसेशन के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके बिना जो है कोई भी इकॉनमी, खास करके डेवलपिंग इकॉनमी जितनी भी है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया बजट। बजट में सबसे पहले मैंने बजट बताया था कि बजट क्या होता है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट होती है जिसमें कमिंग ईयर का आता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर में जो कैपिटल था, रेवेन्यू था, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स था, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बजट किए, टाइप्स ऑफ बजट में भी हमने बजट डेफिसिट किया, बजट डेफिसिट में भी क्या था हमारा, एक रेवेन्यू डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था और प्राइमरी डेफिसिट था। फिर बैलेंस बजट था, अनबैलेंस बजट था। बैलेंस बजट में बैलेंस बजट ये है जैसे कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल होकर उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट। और जो नॉन बैलेंस मीन्स बजट है या अनबैलेंस बजट है उसमें सरप्लस बजट पड़ा और हमने डेफिसिट बजट पड़ा। सरप्लस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है और डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट रिसीट्स जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कम होती हैं। इट मीन्स कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा, तब जाके ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग इसको पूरे का पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे। ओके, थैंक यू।